ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा, ना कि कॉमन बेस। कॉमन बेस तो चल ही रही है ना। कॉमन एमिटर के लिए ये कंडीशन है आपकी, तो इसको अभी आगे देखेंगे, इसको नेगलेक्ट करते थे, देख लेते हैं चलो। बट यहाँ पे ये नहीं है, ये याद रखेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। VCE आपका क्या है, VC माइनस VE। ओके, VC इजकल टू इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस VB और प्लस VB सप्लाई कर देंगे, ऐसे हम आगे भी करेंगे। तो VC माइनस VB ये हो गया VCB, और ये क्या मिलके बना दिया VBE, और यहाँ पे हम VBE को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ओके, इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो आपका VCE जो है वो VCB के इक्वल होगा, और इसी का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी आगे देखेंगे। वापस आते हैं अपने इस वाले पे। ओके, मैं ऊपर जाके फिर से दिखा देता हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, इनपुट कर्व इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। किसके किसके बीच में बनेगा, IE और आपका VBE। एक्चुअल में जो हमने ऊपर लॉजिक देखा था लास्ट लेक्चर में, ओके, कि यह आपका क्या होना चाहिए, V1 और I1 के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तो एक्चुअल में IE और VBE आपका V1 I1 ही है, बट वो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में उनकी वैल्यूज़ ये हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, VCB1 है, VCB2 है और VCB3 है। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, आपको करंट मिलना आपको शुरू हो गया, ये आपको करंट मिलना शुरू हो गया। तो VCB1 जो वैल्यू है उसके लिए आपको ज़्यादा करंट आपको मिल रही है। ओके, VCB1 मतलब इस वाली एक्सिस पे इस पॉइंट के लिए आपने अगर इसको इस पर ड्रॉ करके देखा तो VCB1 अगर आपका बड़ा है, मतलब कुल मिला के ये बात है कि अगर VCB1 बड़ा है तो उसका कर्व सबसे पहले आएगा, उसमें सबसे पहले आपको लार्ज अमाउंट की करंट मिलेगी। इसका सीधा सा क्या मतलब है कि ये कर्व पहले ऐसे ऊपर चला गया, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट की करंट पहले मिल गई। देखो इसको इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन डाल के देखो, जब आपको यहाँ पे इतनी वैल्यू की, मान लो ये कोई IE1 करंट है, ये आपको मिल रही है, उसी समय पे ये वाला कर्व आपको केवल इतनी वैल्यू की करंट दे रहा है, और एट द सेम टाइम ये वाला कर्व इतनी वैल्यू की करंट दे रहा है। तो जितना ज़्यादा VCB वोल्टेज की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा करंट आपको जल्दी मिलेगी। ये चीज़ हो गया। ओके, तो VCB अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे VCE भी बढ़ जाएगा हमारा, और उससे बैंडविड्थ हमारी कम हो जाएगी और IE की वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। ये इसके लिए है। ओके, देखो VCE और VCB इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पूरा आपका अलग ही हो गया, ये ग्राफ यहाँ ये सब बिल्कुल अलग हो गया ये। ओके, ये पूरा अलग हो गया, तो ये आपका हुआ। और कुछ बात कर लेते हैं इसके अंदर की, कि इट डिपेंड्स अपॉन VCE ऑल्सो। ये VCE पे भी डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर ये जो VCE भी अगर मौजूद है, ओके, वैसे तो VCE यहाँ पे मौजूद नहीं है। मतलब आप फिगर देख लो, सर्किट डायग्राम देख लो, ये सर्किट डायग्राम है, तो VBE है और आपका VCB है। ओके, तो VCE वोल्टेज कौन सा होगा, VCE वोल्टेज को आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, बट उसको आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये अलग अलग वोल्टेजेस। ओके, जैसे ये VCB और VBE यहाँ पे मौजूद है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको VCE मिल जाएगा। ओके, ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे VCB और VBE को, तो आपको VCE मिल जाएगा। तो सर्किट डायग्राम में VCE मौजूद नहीं है, बट हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। ओके, जो अर्ली इफेक्ट हमने बेस विद मॉड्यूलेशन देखा था। तो व्हेन VCB और VCE, ठीक है, दोनों एक बात है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में VCB को अगर आप बढ़ाते हो तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, ऐसा ही स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा, कॉमन एमिटर के अंदर मिलेगा, और वहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट होगी राइट साइड में। तो ये कॉमन पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया कि कॉमन एमिटर के लिए ये चीज़ राइट में शिफ्ट होती है, और कॉमन बेस के लिए ये चीज़ आपकी लेफ्ट में शिफ्ट होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये याद कर रखेंगे। अगर आप VCB इसकी ये जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, देखो इसका क्या कहने का मतलब था, देखो इससे ग्राफ और अच्छे समझ में आएगा। ये आपका VCB3 वैल्यू है, अगर अब इससे ज़्यादा वैल्यू है VCB2, जैसे आपने VCB की वैल्यू को बढ़ा दिया तो ये ग्राफ आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और ज़्यादा बढ़ा दिया तो और ज़्यादा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो ये इसका एक्चुअल मतलब है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं सही करके दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें हटा के। ये आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो जैसे जैसे VCB की वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे, ये ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरीके से उसमें भी देखेंगे अभी कॉमन एमिटर में। पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। आउटपुट के लिए आपको क्या लेना होता है, I2 और V2, मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, और कीपिंग आपका इनपुट करंट, ठीक है, IE कांस्टेंट, इनपुट करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। और जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था,
ये क्या था, VCB आउटपुट वोल्टेज था। और ये कहाँ से आया, देखो ये जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब सीखा हुआ था। ये ओके, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये वाला, और ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसको किन किन के बीच में बनाना होता है और किस चीज़ को कांस्टेंट रखना होता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई, ये तो हमने पहले देख ली थी। अब आते हैं वापस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। तो किसके किसके बीच में, IC और VCB के बीच में। देखो इसको बताना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इनपुट साइड में करंट कौन कौन सी प्रेजेंट है, IE प्रेजेंट है, आउटपुट में IC प्रेजेंट है, और क्योंकि IB तो प्रेजेंट नहीं होगी, वो तो कॉमन हो गया आपका, और VC यहाँ पे VEB प्रेजेंट है, और यहाँ पे VCB प्रेजेंट है। तो ये सब वोल्टेज हो गए। अब इन्हीं चारों के बीच में आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे IC आपका ICO के इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपने IE को 0 माना है यहाँ पे। ओके, हमने क्या किया है कि एमिटर जो आपका टर्मिनल है इसको ओपन मान लिया है। ओके, इसको ओपन मान के चले हैं। ये जो इधर वाला टर्मिनल है एमिटर वाला, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो IE आपका जब ओपन 0 हो गया, और INC और INE एक दूसरे की इक्वल होती है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ करंट इक्वेशंस में। जब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं तो IC की वैल्यू दो वैल्यूज का सम होती है, ये भी आपको पता है, एक माइनस एक प्लस। तो INC 0 हो जाएगा क्योंकि आपका INE 0 है, INE 0 है क्योंकि आपका IE 0 है। तो ये ऐसा हो गया। तो फिर ये क्या निकला, आपका ICO निकला केवल। तो IC जो करंट है ना, वो केवल ICO बच जाएगी आपकी, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो यह आप अब बनाएंगे फाइनल। तो इसमें क्या, देखो ये IC और आपका VCB के बीच में बनाना है, और VCB को पॉजिटिव लेना है, इनके बीच में आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें एक चीज़ और आपने क्या देखी थी कि जैसे जैसे हम वैल्यूज़ बढ़ाएंगे, ओके, ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पिछला वाला लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, IE की वैल्यू बढ़ाएंगे। ओके, इसको भी आगे देखेंगे भी। सॉरी, ये पॉइंट हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये राइट लेफ्ट वाला। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस में ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कॉमन बेस है। कॉमन बेस में ये यहाँ पे ये समराइज है, कॉमन बेस के लिए ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, और कॉमन एमिटर में। और ये दोनों बात है किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की ही बात है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की दोनों के लिए। एक कॉमन बेस है, एक कॉमन एमिटर है। कॉमन बेस के लिए लेफ्ट में शिफ्ट होगा ग्राफ, कॉमन एमिटर के लिए राइट में शिफ्ट होगा। तो पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं किसका, कॉमन बेस का, IC और इसके बीच में। तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें अलग अलग रीज़न होते हैं, इसमें ज़्यादा को समझने का नहीं है, बस याद करने का है। यह आपका सैचुरेशन रीजन है। यहाँ पे IE जो करंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती आपकी, आपको ये याद रखना है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। और VCB जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सैचुरेशन रीजन का मेन चीज़ यही है कि VCB जो है वो आपका नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है कि VB ग्रेटर देन VC है, इसका सीधा से ये मतलब है। VCB अगर नेगेटिव है इसका मतलब VB ग्रेटर देन VC है, पहली बात। और ये कुछ आपका कर्व इस तरीके से है आउटपुट का। ओके, इस तरीके से, मतलब सिंगल ग्राफ बोलें तो एक ग्राफ सिर्फ इतना है। उसके बाद आता है इधर IE2, मतलब ये IE की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ग्राफ को ड्रॉ किया जा रहा है। और एक IE की ऐसी वैल्यू होगी जो 0 होगी, और उसके नीचे होगा आपका कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन की क्या खासियत है, पहचान है कि IE आपका 0 है और VCB पॉजिटिव है, ठीक है। देखो ये कंडीशन दोनों में सेम है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों में सेम है, ठीक है। VCB पॉजिटिव इधर भी है और इधर भी है, एक्टिव रीजन के लिए भी, कट ऑफ रीजन के लिए भी। और ये कंडीशन इन दोनों में सेम है, IE नॉट इक्वल टू 0 और IE नॉट इक्वल टू 0। ये सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन दोनों के लिए कॉमन है। ओके, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस कॉमन है। जैसे कि सैचुरेशन और एक्टिव में आपका जो पहला वाला जंक्शन होता है JE जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस है, और ये आपका JC जंक्शन, और आपका ये फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस दोनों में है। बस सैचुरेशन में क्या है कि आपका ये भी फॉरवर्ड बायस है और इसमें ये रिवर्स बायस हो गया एक्टिव के लिए। और आपका तीसरा जो केस है कट ऑफ, वो आपका रिवर्स बायस इधर हो गया और इधर भी रिवर्स बायस हो गया। तो ये आपका क्या है, इसमें ये कॉमन है। मैं अगर दिखाऊं आपको, इसमें रिवर्स बायस कॉमन है, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया, ये एक्टिव हो गया और ये सैचुरेशन हो गया। ओके, और इसमें अगर देखा जाए तो आपका ये चीज़ कॉमन है इन दो के बीच में। देखो ये टेबल जो मैंने इस समय बनाई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल होती जा रही है, ये जो मैंने बनाई है ये वाली। तो आप इसको देखो कि JE और JC जंक्शन की अगर हम बात करें उसकी बायसिंग की, तो सैचुरेशन के लिए फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस है। तो सैचुरेशन और एक्टिव में एक चीज़ कॉमन है कि आपका JE जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो इसीलिए यहाँ पे IE करंट जो कि JE जंक्शन से रिलेटेड है, मेरी बात को ध्यान से सुनना इसमें, क्योंकि EE आ रहा है तो IE JE, तो वो सेम वैल्यू रहेगी। जैसे इसके लिए IE आपका
नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए भी नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक्टिव और कट ऑफ रीजन में एक चीज़ कॉमन है कि उसका जेसी जंक्शन रिवर्स बायस है। तो जेसी जंक्शन मतलब उससे रिलेटेड क्या है, वीसीबी। तो वीसीबी दोनों के लिए, इसके लिए भी पॉजिटिव है, इसके लिए भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ हमने वेरी करी है तीनों में, आईई है, वीसीबी है, आईई है, वीसीबी है, और आईई है और वीसीबी है। तो किस में क्या चीज़ कॉमन है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप एक्टिव और सैचुरेशन और ये सब देख रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेशन मोड में, एक्टिव मोड में, कट ऑफ मोड में आपका जो जंक्शंस है उनकी आपकी बाइसिंग किस तरीके की है, कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। तो इस तरीके से इस ग्राफ को आप डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये आपने देखा, इसको देख लेंगे। अब आगे बात करते हैं फॉर एनपीएन बीजेटी, ठीक है, बीजेटी वो भी कौन सा, एनपीएन टाइप का। आईसी इज बिकॉज ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो ये सबको पता है आईसी आपका दो कंपोनेंट की वजह से, एक तो आपका आईएनसी है जो कि माइनस होता है, ओके, एक आपका आईएनसी है जो कि माइनस होता है, और दूसरा आपका आईसीओ के इक्वल है, ओके, दूसरा आपका ये आईसीओ के इक्वल हो गया। तो पहला तो हो गया बिकॉज ऑफ कैरियर इंजेक्टेड फ्रॉम द एमिटर, जो एमिटर से कैरियर इंजेक्ट होकर आ रहे हैं, दूसरा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आई सी इजकल टू माइनस आई एन सी प्लस आई, ठीक है। तो ये वही चीज़ जो ऊपर हमने देख ली थी वही है कि अगर आई ई जीरो हो जाएगा, इसको ओपन सर्किट कर देंगे तो आई एन ई जीरो हो जाएगा, आई एन ई जीरो हो जाएगा तो आई एन सी जीरो हो जाएगा। तो यह आपका केवल और केवल रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये हमने पूरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब बात करेंगे डिटेल में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सीधे से क्या मतलब है कि आपको इसको ये घुमा के बना दिया, तो ये एमिटर है और इसको आपने ग्राउंड कर दिया, और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अब यहाँ पे कौन कौन से, देखो यहाँ पे चार चीज़ें निकली, V1, V2, I1 और I2। इनको पहचानना पड़ेगा आपको। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बीच में बनेगा, और आपको V2 को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं बट चीज़ें बदल जा रही हैं, बार बार टर्म्स बदल जा रहे हैं। और जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो आपको इनके बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, और वहाँ पे आपको I2 को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा, सॉरी I1 को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ओके। तो ये इनपुट हो गया, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब आपको चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए चीज़ें क्या क्या हैं। तो V1 क्या है, इनपुट साइड। इनपुट साइड आप क्या लोगे, ऑब्वियसली बात है, कलेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है कि वो आपको आउटपुट में ही लगाया जाता है। तो इनपुट क्या है, B और E के बीच में, ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, तो ये आपका VBE हो गया। आउटपुट क्या हो गया आपका, एमिटर और कलेक्टर के बीच में, तो ये आपका क्या हो गया, VCE हो गया। इसी तरीके से इनपुट करंट क्या हो गई आपकी, IB हो गई, और ये हो गई IC हो गई। बस अब देखो आपको सब कुछ यहीं पता चल गया कि V1, V2, I1, E2, I2 क्या है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको किन किन को लेना पड़ेगा और किस चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपको किन किन को लेना पड़ेगा और किस चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहीं पे देखो कितनी चीज़ आपकी समराइज हो गई। बस यही हम आगे करेंगे पूरा। तो ये आपको दिखा दिया सर्किट डायग्राम, उसमें दो करंट, दो आपके वोल्टेजेस हैं और दो आपके जंक्शन दिखाए गए हैं। तो पहला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो IE और VBE के बीच में, ठीक है, तो ये हमने बात ऊपर करी ली है। और कीपिंग VCE कांस्टेंट, देखो ये हम किसके बीच में बना रहे हैं, इनपुट है आपका, ओके, ये आपका गलत है, ये IB है, हाँ तो ये ठीक है, IB और VBE के बीच में बना रहे हैं। और किसको आप कांस्टेंट रख रहे हैं, V2 को। V2 क्या है आपका, VCE, देखो VCE को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो सेम चीज़ वही है। तो इसको बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ओके। अब मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन बेस में आप जब लेफ़्ट की तरफ बढ़ोगे, लेफ़्ट की तरफ आपका ग्राफ शिफ्ट करेगा जब आप VCB की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ओके। और यहाँ पे VBE की वैल्यू को है, अब VEB को वैल्यू को बढ़ाने पे यहाँ पे आपका ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, कहाँ, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप देख लो यहाँ पे VCE3 सबसे ज़्यादा बड़ा है, और सबसे ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू आपको राइट में मिल रही है, ओके। और सबसे कम बड़ी वैल्यू क्या है, VCE1, ये VCE1 है सबसे कम बड़ी वैल्यू, और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा करंट पहले ही मिल जा रही है। देखो ग्राफ को उसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि देखो इस पॉइंट पे अगर देखो तो आपको सबसे ज़्यादा करंट मिल रही है, ठीक है, मोर करंट ऑन लेस वोल्टेज आपको मिल रहा है, ओके। और उसके बाद आप इसी सेम पॉइंट पे अगर चेक करोगे, सेम पॉइंट मतलब इसी सेम वोल्टेज की वैल्यू पे, वोल्टेज मतलब VBE की वैल्यू पे, तो आपको ये लेस करंट दे रहा है। और सबसे ज़्यादा VCE3 की वैल्यू थी, बट ये सबसे कम आपको करंट दे रहा है।
तो यहाँ पे आपको ये भी दिखता है कि आपका करंट और वोल्टेज का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो ग्राफ है आपका, देखो इस चीज़ को मैंने कंपेयर करते हुए समझाया है कि आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है जब आप इसको बढ़ाते हो, और यहाँ पे वही ग्राफ आपका राइट की तरफ शिफ्ट करता है जब आप इसको VBE को बढ़ाते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आपका IB इज रिलेटेड विद VCE थ्रू अर्ली इफेक्ट के थ्रू VCE से जुड़ा हुआ है। तो VCE इक्वल टू VC माइनस VE। तो ये वही चीज़ करिए जो हमने पिछले वाले मोड में पहले ही कर ली थी, जो मैंने बोला था कि ये कॉमन एमीटर से रिलेटेड है, वहाँ गलती से लिखा हुआ था। तो ये इसमें माइनस VB प्लस VB सप्लाई कर दो, तो ये आपका VCB और VBE बन गया, VBE बन गया, और इसको आपको कांस्टेंट रखना है। तो आप मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सीधा सीधा सा कि आपका जो VCE है वो डिपेंड कर रहा है, वो लगभग डिपेंड कर रहा है VCB पर। अब जैसे जैसे VCB को बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। तो इसीलिए हम ऐसा यहाँ पे बोलते हैं कि इफ़ VCB इंक्रीज, या तो VCB को बढ़ा दो और VCE इंक्रीज किसी को भी बढ़ा दो, देन इफेक्टिव बेस विड्थ आपकी कम हो जाएगी। तो ये हमने कहाँ देखा, अर्ली इफेक्ट में देखा है। VCB क्या हुआ करता था, ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है, इनके बीच में यहाँ पे जो आपके कनेक्शन है, ठीक है, ये VCB कनेक्शन है। तो इसको बढ़ाने, ये वेरिएबल होता था, इसको बढ़ाने से बेस की विड्थ आपकी कम होती थी। तो बेस विड्थ तो कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस कम हो जाएंगे, तो उससे बेस करंट कम हो जाएगी, IB कम हो जाएगी यहाँ पे। तो ओवरऑल IB आपकी कम हो गई यहाँ पे। तो ये पहला एक तो रिलेशन दिखा कि VCB या VCE के बढ़ाने से आपका क्या हो रहा है कि IB की वैल्यू कम हो जा रही है। दूसरा, अगर आप VCE की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे राइट में शिफ्ट होगा, जो कि हमने देख ही लिया है। जैसे हमने देखा कि VCE3 हमारा बिगेस्ट वैल्यू का था, बट ये आपको क्या दे रहा था, लीस्ट करंट दे रहा था। ओके, ये लीस्ट करंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे बढ़ते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका I2 और ये I2 है, और ये आपका V2 है, और यहाँ I1 को कांस्टेंट कर देंगे। तो सिंपल है, ये सब हमें पता है, I2 V2 I1 क्या है यहाँ पे। ओके, कुछ भी सोचने समझने वाला यहाँ लॉजिक नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, फिर वही बात आता है, जैसे कि यहाँ मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये JE है और ये JC है, ये सैचुरेशन है, ये एक्टिव है, ये कट ऑफ है। अब आपको पता है कि JE के लिए सैचुरेशन आपका फॉरवर्ड बायस होता है और फॉरवर्ड बायस होता है, एक्टिव के लिए फॉरवर्ड बायस होता है और रिवर्स बायस होता है, और ये आपका रिवर्स बायस होता है और रिवर्स बायस होता है। अब इसमें आप जो चौथा वाला केस होता है इन्वर्स एक्टिव, तो उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपका फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली मतलब उसको यूज़ नहीं करते। तो देखो, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन में आपका JE जंक्शन कॉमन है ना, और E से रिलेटेड यहाँ क्या चीज़ है, VCE। तो देखो एक चीज़ देखो, आपका सैचुरेशन रीजन के अंदर VCE जो है वो VCE सेट से कम होना चाहिए, और आप एक्टिव रीजन के लिए देख लो, वहाँ पे भी आपका यही चीज़ है। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या कॉमन है, आपका रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस कॉमन है एक्टिव और कट ऑफ में। तो एक्टिव और कट ऑफ में क्या कॉमन आ रहा है आपका, एक्टिव ये है और कट ऑफ ये है। ओके, VCE आपका जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए VCE सेट से, और यहाँ पे भी VCE सेट से ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ अच्छा हाँ, क्योंकि ये JC की बात हो रही है, तो इसमें आप VCE वाला पॉइंट लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे एमिटर कॉमन है, तो यहाँ पे जो मैंने ये बोला ना कि इनमें ये क्या कॉमन होगा, इसमें B वाला पॉइंट कॉमन होगा, जिसमें B इन्वॉल्व है। ओके, ये चीज़ हो गई। तो हाँ, ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा गलती करिए, ये जो पॉइंट है ये IB है। अब देखो, इसमें किसमें, सैचुरेशन रीजन में ये सैचुरेशन का फॉरवर्ड और एक्टिव का फॉरवर्ड, इसमें क्या कॉमन है, IB नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी एक्टिव में IB नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या है ना कि ये जो 3 केसेस हैं, इसमें दो केसेस में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, और फिर बचे हुए 2 केसेस में एक चीज़ कॉमन मिलेगी। तो ये यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को याद कर लेंगे। बाकी ग्राफ आपको याद करना है कि वो किस तरीके से बनता है, और उसकी वैल्यूज़ को रख के भी समझा जा सकता है, पर इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, आप ये तीनों को बॉक्सेस में कर दिया है। ओके, ये VCE सेट की वैल्यू है कि एक VCE सेट की वैल्यू आने के बाद,
देखो वहाँ तक तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो गया। आपका आई बी की जो वैल्यू है करंट की वैल्यू वो आपकी कांस्टेंट हो गई वी सी ई सेट आने के बाद। ओके, वी सी ई सेचुरेशन, क्योंकि उसका नाम ही है सेचुरेशन, सेचुरेशन लिमिट रीच कर गई तो आपकी आई बी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो ये अलग अलग आपके देखो सेचुरेशन रीजन के लिए ये आप हो गया वी सी ई लेस देन इक्वल टू आपका वी सी ई सेट होना चाहिए, और आई बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आई सी सेट के इक्वल होना चाहिए। और ये एक्टिव रीजन हो गया आपका, आई बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपका वी सी ग्रेटर देन वी सी सेट, और ये जो भी कंडीशन है ये, और ये कट ऑफ रीजन के लिए हो गया। तो ग्राफ आपका इस तरीके से बना। तो यहाँ पे ये कट ऑफ रीजन होता है बिल्कुल नीचे, आई बी इक्वल टू 0 के नीचे लगभग बिल्कुल है, ये लगभग इससे टच ही कर रहा है ये मान के चलो। तो आई बी इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि थोड़ा सा एनालॉग का यहाँ पे तड़का लगाया है या हिंट हमने दी हुई है। एनालॉग में आपका इस तरीके के आपके डायग्राम होते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर है। ओके, ये ट्रांजिस्टर में ये एमिटर वाले पार्ट को कॉमन कर दिया, ग्राउंड कर दिया मतलब, और इसके बीच में हमने बनाया हुआ ये आई बी है, और ये आपका रजिस्टर लगा दिया, और ये आपका आर सी रजिस्टर है, और ये आपका करंट है आई सी। ओके, ये आपका ये हो गया और ये हो गया, और ये आपका रजिस्टर तो नॉर्मली हम लगा देते हैं, रजिस्टर का कुछ नहीं है। ये आर बी रजिस्टर होगा, ये आर सी रजिस्टर होगा, और इसके थ्रू हमने वी सी ई ले लिया है। तो ये आई बी है और ये आई सी है। तो इस तरीके से बनाया है। अब इसमें आप के वी एल के सी एल, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपको बस के वी एल के सी एल ही लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने इक्वेशन लिखी है कि वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ओके, तो एक वी सी ई वोल्टेज है वो 2 वोल्टेजेस के इक्वल है, या फिर इसका उल्टा वर्जन लिखे तो कैसा दिखेगा कि वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी और प्लस वी सी ई, उसको उधर भेज दें ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो वी सी सी वोल्टेज है ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, ऊपर ये पॉजिटिव है, एक तो इनके बीच में वोल्टेज बनेगा, आई सी आर सी के बीच में वोल्टेज बनेगा, और एक ये वोल्टेज, और फिर ग्राउंड में चले जाओगे तो आप ऊपर से नीचे तक के वी एल लगा दोगे ना इस वी सी सी पॉइंट से ग्राउंड तक, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिली है, वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो एक ये बात हो गई, और आई सी इक्वल टू बीटा ए बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी ओ के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 प्लस बीटा वाला जो पॉइंट है वो आपका 0 हो जाएगा, आई सी ओ वाला पॉइंट। तो आई सी केवल बीटा आई बी के इक्वल बचेगा। तो एक तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। आई सी ओ यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल नहीं होगा। आई सी आपका 0 के इक्वल है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर वी सी ई आपका वी सी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप आई सी को 0 कर दोगे, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपका ये कंडीशन दे देगा। और अगर आई सी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये आपको 2 अलग अलग कंडीशन खुद दे रहा है कि आप उनसे सॉल्व कर लो। अगर आई सी देखो केस 1 है, केस 1 और ये केस 2 है, अगर आई सी 0 के इक्वल है तो आपका वी सी ई पूरा वी सी सी के इक्वल हो गया। मतलब आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज क्या है, ये वी सी ई क्या है, ये आपको आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो आपको पूरा का पूरा वी सी सी मिल जाएगा। मतलब ये जो वी सी सी है मान लो 5 वोल्ट है, तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा 5 वोल्ट। पर अगर आपका कलेक्टर करंट प्रेजेंट है तो आपको वो वैल्यू घटानी पड़ेगी, तो आपको आई सी आर सी माइनस करना पड़ेगा, तो 5 वोल्ट से कम आपको आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो वी सी ई होगा वो ऑब्वियसली बात है वी सी सी से कम होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि वी सी ई सेट की जो वैल्यू होती है, वी सी ई सेचुरेशन लेवल जहाँ रीच कर जाता है, जहाँ पे आई बी आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो वो वैल्यू कितनी है, 0.2 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, और 0.1 वोल्ट है लेस देन आपका जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम हमेशा बेटर चीज़ें ही शो करता है। ओके, तो वी बी ई की अगर बात करें, वी बी आपका कट इन और वी बी एक्टिव और वी बी सेट। तो देखो वी बी सेट तो हमने देख लिया, सॉरी वो वी सी ई सेट था, यहाँ पे हम वी बी ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये याद रखेंगे। तो वी बी कट इन आपका 0.1 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, 0.6 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। वी बी एक्टिव आपका 0.2 जर्मेनियम के लिए और 0.7 आपका सिलिकॉन के लिए। और आपका वी बी सेट की जो बात करेंगे सेचुरेशन, वो आपका 0.3 और 0.8 पे आपको सेचुरेशन। तो ये अलग अलग मोड है कि जर्मेनियम और आपका सिलिकॉन अलग अलग मोड आपको किन किन वोल्टेजेस पे प्रोवाइड करते हैं वी बी के, ये वो बता रहा है आपको। ओके, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बस 2 मिनट का ही है कि आपका ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है बीजेटी के अंदर, जिसको हम जीएम से नोट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो एक जिसको ये नहीं पता वो एक छोटा सा पॉइंट देख लें कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो V/I के इक्वल होता है, सबको पता है।
कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, जिसको जी से भी डिनोट करते हैं या फिर ऐसा सिग्मा से भी। तो इसका जस्ट वो अपोजिट होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जी इज़ 1/r या फिर वो I/V के इक्वल हो जाता है। तो एक्चुअल में जो कंडक्टेंस होता है, किसी भी तरीके का कंडक्टेंस होता है, वो आपका उसका रेशियो I और V का रेशियो होता है, हमेशा ये याद रखेंगे। ओके, किसी भी तरीके का कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस ही है। तो ये कैसा कंडक्टेंस है, ये ट्रांस कंडक्टेंस, इसको नाम दे दिया ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसमें भी एक्चुअल में I/V का रेशियो ही होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सिंपली यहाँ पे ये I/V, तो GM एक तरीके का ट्रांस कंडक्टेंस है। वैसे आपका G होता है और सिग्मा होता है कंडक्टेंस, और यहाँ ट्रांस कंडक्टेंस है। तो I/V के इक्वल है, बट यहाँ पे हमें उसका छोटा सा पार्ट लेना, डेल I/V। और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट क्या होंगी वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर IC होगा और नीचे VBE होगा। तो ये आपको याद रखना है, BJT का ट्रांस कंडक्टेंस में ऊपर क्या आएगा IC और नीचे आएगा VBE, और एट Q पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट पे। ओके, सो वी हैव IC इक्वल टू, ये IC की आपको इक्वेशन पता है। तो अगर हम क्या करें कि इसमें जो VBE होता है ये वाला, इसकी जगह हम VBEQ लगा दें, मतलब एट क्वेश्चन पॉइंट पे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एट क्वेश्चन पॉइंट पर, इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं, आपका VBE कितना होगा, तो वो जितना भी होगा उसी को हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है VBEQ। बस हमने Q अलग से डाल दिया और उसमें कुछ भी नहीं है, उसको हमने VBEQ बोला है। तो हमने इस VBEQ डाल दिया, तो अब इसी में चेंज कर दो, तो ये ICQ, अब आपका IC भी क्या बन गया, ICQ बन गया। तो ICQ इक्वल टू IC0 e⁻VBEQ/VT। ओके, तो इस चीज़ को अब ट्रांस कंडक्टेंस की उसमें डाल देंगे। तो ट्रांस कंडक्टेंस में जो ऊपर IC हुआ करता था, उसकी जगह अब आप ये डाल दो, IC0 e⁻VBE/VT। जो ये अभी नॉर्मल लिखा है, इसमें यहाँ लिख दिया है कि एट Q पॉइंट पे वाली वैल्यू आपको लिखनी है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ IC हम ये वैल्यू डाल देंगे, IC0 और आपका e⁻VBE/VT। ओके, अभी तो पहले हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया पहले, ठीक है। ये जो डेल अपॉन ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन था, ये पहले कर दिया। तो इससे क्या निकल आया, ये 1/VT निकल आया। तो 1/VT बाहर कर दिया, IC0 e⁻VBE/VT। अब इसमें हमने डाल दिया है VBE की जगह VBEQ डाल दिया है। ओके, और फिर इससे जो पूरी ये जो आपकी करंट निकल गया है, ये पूरी, ये आपकी क्या करंट क्या हो गई, ICQ। ऑब्वियसली बात है कि ये क्या बता रहा है कि IC जो करंट है एट Q पॉइंट पे कितनी होगी, तो वो ICQ होगी। ओके, तो यहीं पे ये BJT का लेक्चर आपका ख़त्म होता है।